नमस्कार। दैनिक अंगारा के इस संस्करण में आप सबका स्वागत है। इस संस्करण में हम बात करेंगे मानव के विकास के ऊपर। मानव के लिए सदियों से और मानवता के शुरू से जो सबसे बड़ी पहेली रही है वो मानव के विकास की रही है। हमें एक पहेली को हाथों में देकर, जिस पहेली का नाम इवोल्यूशन है, जो चार्ल्स डार्विन ने हमें दी, हमें यही समझाया गया मोटा मोटी तौर पर कि चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि हम समुद्र से निकले और हम समुद्री जीव थे। उसके बाद धीरे धीरे हम रेंगने लगे, धीरे धीरे हम चलने लगे, फिर धीरे धीरे हम होम्योसेपियन बने और फिर एकदम से क्राइस्ट आए और क्राइस्ट के बाद में आज चल ही रहा है। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी सच नहीं है, ये बहुत लंबी बहस और बहुत लंबी तार्किक बातचीत का विषय है। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा वक्त ऐसा भी है जिस वक्त के बारे में हमें कभी भी नहीं बताया गया। मानव को बताया गया और इंसान को समझाया गया कि जो भी विकास कर्म हम देख रहे हैं वो सारे का सारा विकास कर्म जो है वो आग की वजह से हुआ। और मानव के इतिहास में, मानवता के इतिहास में दो पहलू ऐसे आए, दो वक्त ऐसे आए जिन्होंने मानवता को एक नई धार दी और एक नई गति दी और एक नई दिशा दी। एक वक्त बताया जाता है जब उसने पहिया बनाना सीख लिया और दूसरा वक्त बताया जाता है जब उसने आग बनानी सीख ली। लेकिन कोई भी इंसान, आज तक मैंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, आपने भी बहुत सारे लेखकों को सुना होगा, क्या कोई भी लेखक ये बता पाया कि आग बनाई क्यों गई? इंसान खा रहे थे आराम से, भोजन की वजह से, जीभ के स्वाद की वजह से अग्नि का निर्माण नहीं हुआ। अगर मैं चार्ल्स डार्विन की बातों को ही सच मानता हूं तो आग एक एक्सीडेंट था, जो एक्सीडेंट एकदम से घटा और उसको बहुत वक्त लग गया समझने में। लेकिन उससे पहले ऐसा क्या था कि वो आग बनी, और उससे पहले ऐसा क्या था कि इंसान ने अपने जैसी बहुत सारी प्रजातियों को समाप्त कर दिया। वो आग बनने से पहले का वक्त था, आग बनने के दौरान का वक्त था। ऐसा क्या हुआ था कि इंसान ने अपने साथ के जितने भी पशु से थे उन सब पशुओं के ऊपर एकदम से विजय पाना शुरू कर दिया। ऐसी कौन सी मोटिवेशन उसको मिली थी, ऐसी कौन सी प्रेरणा उसके पास थी कि इंसान ने एकदम से पशु जगत में खलबली मचा दी और इंसान जो है वो पशु जगत का सर्वोपरि अल्फा बनकर बैठ गया। तो आज हम इन्हीं सब बातों के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मानवता के विकास का जो कर्म है ये आज का नहीं है। 550 अरब साल पुरानी इस धरती के ऊपर न जाने कितनी तरह के जीवन होकर खत्म हो चुके हैं। अमूमन एक जीवन काल 12,500 साल का ही माना जाता है। 12,500 साल के बाद कोई प्राकृतिक आपदा इस तरह की आती है कि वो पूरे का पूरा जो मानव इतिहास है वो पूरे के पूरे मानव इतिहास को रिफ्रेश कर देती है और रीसेट कर देती है। पिछला जो आइस एज आया था उसकी भी तकरीबन तकरीबन यही बताया जाता है कि वो 10 से 11,000 साल के दौरान ही आया था। उससे पहले की बहुत सारी संरचनाएं ऐसी हैं जो 27,000 साल, 30,000 साल, 80,000 साल, 1 लाख साल पुरानी भी चीजें हैं। लंदन के अंदर एक हथौड़ा रखा है जिसको लंदन हैमर कहा जाता है, वो बहुत पुराना है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे एपोकलिप्स से पहले की संरचनाएं हैं जिन संरचनाओं ने इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। गोबाई टपे में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिन चीजों के बारे में आज भी इंसान नहीं जानता। पृथ्वी के अंदर ऐसी चीजें भरी हुई हैं, अरब के अंदर ऐसी चीजें भरी हुई हैं, भारत के अंदर ऐसी चीजें भरी हुई है, दुनिया भर में जहां पर भी हम खुदाई करते हैं वहां पर ये सारी चीजें भरी हुई हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिकों को एक अभिमान है कि जो बातें विज्ञान जानता है सिर्फ वही सत्य हैं, और जो बातें विज्ञान आज तक प्रूव कर पाया सिर्फ वही सत्य है, बाकी सब कल्पनाएं हैं, बाकी सब अंधविश्वास है। तो इस वक्त पर हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक बात हमें सोच लेनी चाहिए कि कुछ वक्त पहले तक ब्लैक होल को भी अंधविश्वास माना गया था। उससे कुछ साल ही पहले तक पृथ्वी गोल है, इसको भी अंधविश्वास माना गया था। उससे कुछ साल पहले तक पृथ्वी घूमती है, इस बात को भी अंधविश्वास माना गया था। और आज भी बहुत सारे लोग इस बात को अंधविश्वास मानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर यकीनन गोल रूप में जीवन है। अगर आप किसी साधारण दर्जे के आदमी से बात करेंगे तो वो इस बात के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाएगा कि पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। अगर पृथ्वी गोल है तो हम नीचे गिर क्यों नहीं जाते? इसी तरह के कुछ और सवाल वो करते हैं। तो हमें हमेशा अपनी जो जानकारी है उसको चुनौतियां देते रहना चाहिए। विज्ञान अंतिम सीमा नहीं है, क्योंकि आज का विज्ञान जो आज जानता है
कल उससे आगे जान लेगा। तो वो बातें जिनको वो आज निराधार मानता है, आज जिन बातों को वो पाखंड मानता है, कल को उन बातों को सही मानने लगेगा। तो इंसानी विकास के ऊपर जो मेरी सोच समझ है, जो मेरा अनुसंधान है, जो मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार इंसान को सबसे ज्यादा मदद अगर किसी चीज ने करी है जिससे वो जीव जगत में सर्वोपरि बन पाया, जिससे वो जीव जगत में अल्फा बन पाया, तो वो मदद उसकी करी है उसके नाखूनों ने। अब आप ये बात जरूर सोचेंगे कि मैं कैसे कह रहा हूँ, इंसान के नाखून तो बहुत कमजोर नाखून है, इंसान से ज्यादा मजबूत नाखून तो बहुत सारे जीवों के हैं, शेर के हैं, भालू के हैं, बघीरे के हैं, बिल्ली के हैं, कुत्ते के हैं, बहुत सारे। ताकत में हमसे अमूमन सब जानवर हमसे आगे हैं, दौड़ने में हमसे बहुत सारे जानवर आगे हैं, फिर भी हमने उन जानवरों को नाखून के दम पे हरा दिया। कैसे? क्योंकि हम नाखून कृत्रिम बनाना सीख गए थे, आर्टिफिशियल नाखून। हमने सबसे पहले पत्थर को धार देना सीखा, और जिस दिन हमने पत्थर को धार देना सीखा उसी दिन से हमारी जो सत्ता थी, इंसान की जो सत्ता थी, वो जीव जगत पर कायम हो गई, क्योंकि हमारे हाथ में आ गए कृत्रिम नाखून। दुनिया भर के जितने भी हथियार हैं वो नाखून से ही प्रेरित होकर बने हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाने का ही काम नाखून करते थे। और उस चोट पहुंचाने के क्रम में इंसान ने आज के दिन इतनी प्रगति कर ली है कि उसके हाथ में एटम बम आ चुका है। वो किसी दूसरे के ऊपर उस एटम बम को फेंक के मारता तो वो एक साथ बहुत सारे लोगों को जख्मी कर सकता है, बहुत सारे लोगों को मार सकता है, बहुत सारी चोट दे सकता है। जब उसने पहली बार हथियार बनाना सीखा, सोचिए उस आदमी के मन में क्या रहा होगा। इंसान को आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा प्रेरणा उसकी अंदर की भावना देती है, और इंसान मूलतः है पशु ही है। पशु से ही हम इंसान बने, और इंसान नहीं बने, हम आज भी पशु ही हैं। हमारी हिंसक भावना आज भी नहीं मरी। इंसान के अंदर एक हिंसात्मक व्यवहार अंदर तक बैठा हुआ है, और उसी हिंसात्मक व्यवहार का नतीजा ये था कि हमने हथियार बनाने सीखे। अगर हम शांत होते तो नियंडरथॉल्स की तरह मार दिए जाते। इंसान ने न जाने अपने साथ की कितनी सारी प्रजातियां खत्म कर दी हैं। 3 या 4 प्रजातियों के ही अब तक हमें सबूत मिले हैं, अलग 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 सबूत, जिनको इंसान ने खत्म कर दिया, और इंसान आज भी जिंदा है क्योंकि उसके अंदर हिंसा करने की प्रवृत्ति है। इंसान मूल रूप से पशु है, इंसान मूल रूप से हिंसक है। और उसी हिंसा के दौर में उसने जब पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया तो उसने दूसरे जीवों के ऊपर एक बढ़त बना ली। वही बढ़त आज भी इंसान को इंसान बनाए हुए है, वही बढ़त आज भी जीवों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर हमारी सत्ता कायम किए हुए है। जब हमने वो नखून बनाए, जब वो हमने हथियार बनाए, जब वो हमने पत्थर की नुकीली चीजें बनाई, तो वो पत्थर की नुकीली चीजों को धीरे धीरे हमने फेंक के मारना शुरू किया। जब हमने उनको फेंक के मारना शुरू किया तो हम थोड़ी सी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाने के लायक बने। उससे पहले अगर हमारे सामने शेर आ जाता था, हमारे सामने भालू आ जाता था, हमारे सामने यहाँ तक कि बंदर भी आ जाता था, तो खाली हाथों से उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। अब उस मुश्किल की घड़ी में इंसानियत बहुत छोटी जनसंख्या को ही पोषित कर सकती थी। तो बहुत छोटी जनसंख्या यहाँ पे रही। मैं बात कर रहा हूँ लाखों साल पहले की, लाखों साल पहले की, क्राइस्ट से लाखों साल पहले की। इतिहास क्राइस्ट के साथ शुरू नहीं हुआ। इतिहास को बीसी में और एडी में, अन्ना डोमिनो और बिफोर क्राइस्ट बीसी में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी की तो बात है, लेकिन ये बात है लाखों साल पहले की, हो सकता है करोड़ों साल पहले की भी हो। जब इंसान ने पहली बार हथियार उठाया, जब इंसान ने पहली बार पत्थर से पत्थर टकराया और वो टूटकर एक नुकीली चोंच बनाने में सफल हुआ, और उस चोंच के दम पर वो उन पशुओं को भी चुनौती देने लगा जिन पशुओं के सामने वो कुछ भी नहीं था, जिन पशुओं के सामने वो पल भर नहीं ठहरता था, उन पशुओं को वो मारने लगा। मैमथ, कितना बड़ा हाथीनुमा एक जानवर, बहुत सारे बाल थे, बहुत बड़े झुंड थे उनके। जब उसने वो नुकीली चीजें बना ली और उन नुकीली चीजों के साथ में उसने के हाथ लगाना शुरू किया, हत्था लगाना शुरू किया, एक लंबा सा डंडा जोड़ना शुरू किया ताकि वो उसको फेंक के मार सके, तो उस वक्त पे उसने अपने से सैकड़ों गुना बड़े, सैकड़ों गुना विशाल जानवर का भी शिकार करना शुरू कर दिया, और उसी शिकार के बदौलत वो जनसंख्या को बढ़ाने में कामयाब हो पाया। मूल प्रवृत्ति उसके अंदर हथियार बनाने की जो प्रवृत्ति थी वो हिंसा को बढ़ावा देना ही था। आज भी इंसान हिंसा के लिए कितना जल्दी उतारू हो जाता है। जितनी भी आज आप बम देख रहे हैं, बंदूकें देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, तोपे देख रहे हैं, एक तरह से हमारे नखूनों का ही विस्तार है।
हम एक दूसरे को नोचते हैं, तो उसी नोचने की वजह से हमने एक पत्थर को नोचना शुरू किया, और वो पत्थर जब तैयार हो गया तो हमारे अंदर की हिंसा ने हमें इतना ज्यादा प्रभावित किया कि हम उसको लेके पहुंच जाते हैं मैदानी जंग में। और वही जंग से भाला बनता है, वही जंग से भच्ची बनती है, उसी जंग से धीरे धीरे हमें पता लगता है कि तो ये वाला जो पत्थर का नखून मैंने बनाया, जो मैं ऐसे फेंक के मारता हूँ, इसकी गति वो नहीं है। तो उसकी गति के लिए हमने बारूद का आविष्कार किया, फिर हमने बंदूक बनाई, हमने तोपें बनाई, और आज हम एटम बम बनाकर बैठे हैं। हमने अणुओं की शक्ति को जान लिया है। हम एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो विज्ञान है, आज का जो मॉडर्न साइंस है, आज का जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रगति इंसान ने की है तो वो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के वक्त पे की थी। साधारणतः इनको वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू कहा जाता है, वरना ये यूरोप का अंदरूनी कलेश यानी कि यूरोप का अंदरूनी गृह युद्ध ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। विश्व युद्ध जैसा कोई भी लक्षण उस युद्ध में नहीं था, वो यूरोप का एक अंदरूनी युद्ध ही था। तो वो बहुत ज्यादा बड़े भूभाग पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन उस वक्त पर एक दूसरे को नुकसान नुकसान पहुंचाने की जो प्रतियोगिता शुरू हुई, उसी प्रतियोगिता के अंदर पूरे का पूरा साइंस जगत लग गया था, पूरे का पूरा विज्ञान जगत लग गया था। और उसी विज्ञान जगत ने उस वक्त पर एक से एक आविष्कार किए। उन्हीं आविष्कारों ने आगे बहुत सारे रूप लिए। मानवता में उन आविष्कारों को फिर देखा गया कि इनको और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज भी अमूमन जितने भी मूल आविष्कार होते हैं, मूल आविष्कार सेना के लिए ही किए जाते हैं। बाद में उनका मानव के लिए उपयोग ढूंढा जाता है कि और हम इनको कहाँ बेच सकते हैं, मानव को कैसे बेच सकते हैं। जिस प्रणाली से अभी हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट से, इंटरनेट भी मूलतः आर्मी के लिए ही बनाया गया था। संचार का माध्यम सेना को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है कि कौन सी सेना का, और युद्ध के अंदर ही सबसे ज्यादा हमें संचार की जरूरत रहती है। जिस सेना के पास एक आधुनिक संचार प्रणाली रहती है, एक कम्युनिकेशन केबल्स रहती है, वो बहुत आसानी से युद्ध जीत जाती है। वरना युद्ध के अंदर प्रोपागेंडा सबसे ज्यादा चलता है, युद्ध के अंदर नैरेटिव्स बहुत ज्यादा चलते हैं। इसी श्रेणी के अंदर जब इंसान ने ये सारी चीजें, अपना हिंसक जो बर्ताव, अपनी हिंसक जो प्रवृत्ति है, उसको आज भी इंसान जारी रखे हुए है। इंसान को गुस्सा दिलवाना बहुत आसान है। कितने सारे देशों के अंदर क्रांति के नाम पर इंसान को भड़काया जाता है और वो देश खत्म हो जाते हैं। क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो ने भड़काया, आज क्या हाल है क्यूबा का, खत्म हो चुका है। लीबिया के अंदर भड़काया गद्दाफी ने, आज क्या हाल है लीबिया का, खत्म हो चुका है। बहुत कम ऐसे उदाहरण हमें दुनिया के अंदर मिलते हैं जहां पर सशस्त्र क्रांति के बाद में वो देश सफल हुआ हो। उन सफलतम देशों में चीन एक उदाहरण है, जो लगभग लगभग तकरीबन 75-80 साल से अपना अस्तित्व बनाए हुए है, लेकिन 75 और 80 साल इतिहास की दृष्टि में एक नन्हे से चावल के दाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका यकीनन 300 साल से अपना इतिहास बनाए हुए है, और बहुत भयंकर तरीके का नरसंहार अमेरिकियों ने किया था। जो मूल रेड इंडियंस वहां पर थे, रेड इंडियंस की पूरी जनसंख्या का सफाया कर दिया गया था। और वो अपना आज भी जो अपना अस्तित्व कायम किए हुए हैं मात्र और मात्र हथियारों के दम पे। अगर अमेरिका के पास हथियार ना हो तो अमेरिका को सुनने वाला, अमेरिका के मानने वाला कौन है? कोई भी नहीं। कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन चक्रवर्ती सम्राटों ने अपना अपना दुनिया के ऊपर प्रभुत्व जमाया। उन सारे के सारे प्रभुत्व जमाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अगर किसी ने अदा किया तो वो किरदार अदा किया हथियारों ने, सेनाओं ने। जब तक आप शक्तिशाली नहीं होते, जब तक आप नए नए आविष्कार नहीं करते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। इन पूरे के पूरे उदाहरणों के बीच में एक चीज जो इन सारे के सारे उदाहरणों के ऊपर पानी डालती है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता मैंने जितना भी अब तक खोजा है, उनके अंदर अब तक हथियार नहीं मिले हैं। और बिना हथियारों के दम पे, बिना किसी भी दंडात्मक प्रणाली के दम पे, दंडात्मक प्रणाली मतलब पुलिस, फौज, ये सारे के सारे दंडात्मक प्रणाली के अगर आप गलत करोगे तो हम आपको सजा देंगे, इसलिए आप सही करो। तो आदमी सजा के डर से सही कर रहा है, इंसान सही नहीं करना चाहता, बल्कि वो डर से कर रहा है। लेकिन सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंदर एक दौर ऐसा था, अभी तक नहीं मिले, हो सकता है हमें उस वक्त के हथियार मिल जाएं, अभी तक नहीं मिले जितनी भी खुदाई हुई है। और अच्छी खासी खुदाई हुई है, पाकिस्तान में काफी खुदाई हुई है, हिंदुस्तान में काफी खुदाइयाँ हुई हैं, और हथियार नहीं मिले।
तो उसके बारे में सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि उन्होंने किस तरह से वो कामयाब हुए कि एक बिना हथियारों की संस्कृति, एक बिना हथियारों का कल्चर वो मेंटेन कर पाए और लोगों को समझा पाए, लोगों को इतना बुद्धिमान बना पाए कि तुम हिंसा मत करो, तुम बिना हिंसा के बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ हुआ था जो आज भी रहस्य है। उस रहस्य में जिस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया और बताया जाता है कि पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। एकदम से वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बड़े-बड़े नगर, राखीगढ़ी जैसे नगर, मोहनजोदाड़ो जैसे नगर, लोथल जैसे नगर एकदम से मिट्टी के अंदर समा गए। वो लोग एकदम से चले गए। तो वो दौर भी एक दौर रहा होगा और मेरा मानना है कि वो दौर वही दौर रहा होगा जिस दौर को सतयुग कहा जाता है। जिस दौर में मानव के मस्तिष्क ने अपनी गति इस कदर बना ली थी कि वो समझ पाता था कि हिंसा उसकी मूल प्रवृत्ति है और वो अपनी मूल प्रवृत्ति को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी मूल प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकता है। इंसान को सबसे आसान है गुस्सा दिलवाना, इसीलिए वो सरकारें तोड़ता है, वो अलमारियां तोड़ता है, वो रिश्ते तोड़ता है, वो दिल तोड़ता है और वो सब कुछ अपने आस पड़ोस में तोड़ देना चाहता है। क्योंकि गुस्सा सबसे आसान है, गुस्से में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिव है। आपको जैसे ही गुस्सा आएगा, आपके सोचने की सारी प्रणालियां बंद हो जाएंगे और आप उस गुस्से के अंदर कुछ भी कर दोगे और बाद में आप पछताओगे। लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। क्या महाभारत के बाद में दुर्योधन के परिवार और पांडवों के परिवार पछताए नहीं होंगे? यकीनन पछताए होंगे। करोड़ों करोड़ आदमी उस वक्त पे मारे गए थे और उन करोड़ों करोड़ आदमी के मरने के बाद बचा क्या था? धूल के गुब्बार। राज करने के लिए भी जनता चाहिए, राज करने के लिए भी एक राज्य चाहिए। जब राज्य ही ना बचा तो काहे का राज? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि मैं अब शांति का दौर लेके आऊंगा, मैं अपनी सेना को निष्कासित करता हूं और अब कोई सेनाएं नहीं रहेगी। तो कितने दिन तक वो शांति का काल स्थापित रहा? राम राज्य के बाद में एक बहुत लंबा शांति काल रहा। वो शांति काल की जो कीमत हमें चुकानी पड़ी, वो पहले सुदास राजा के वक्त पे भारत के रूप में हमें चुकानी पड़ी, उसके बाद महाभारत के रूप में हमें चुकानी पड़ी। और ये महाभारत का ही युद्ध था और उस युद्ध के दूरगामी परिणाम थे जो आज तक हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आज तक भारत की जो सभ्यता है वो पूर्णतः महाभारत के असर से मुक्त नहीं हुई है। आज भी भारत के बहुत बड़े हिस्से, अफगानिस्तान या जिसको हम हजारा जाट भी कहते हैं, आर्याना जिसको हम ईरान भी कहते हैं, आर्याक जिसको हम इराक भी कहते हैं, और खुद भारत जिसके अंदर थार मरुस्थल भी आ जाता है, वो बहुत सारा हिस्सा आज भी गवाहियां दे रहा है कि महाभारत के बाद उनकी क्या हश्र हुए हैं। छोटे छोटे वक्त के लिए बीच में वो जरूर विकसित हुए, लेकिन वो लंबे वक्त तक विकसित नहीं हो पाए क्योंकि उस वक्त की जो सारी की सारी तकनीक थी, उस वक्त की जो सारी की सारी साइंस थी, उस वक्त की जो सारे का सारा विज्ञान था, वो खत्म कर दिया गया था क्योंकि उस विज्ञान की वजह से ही इतनी बड़ी प्रलय, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा विध्वंस संभव हो पाया था। अगर उस वक्त उनके पास सिर्फ भाले बर्छियां होते तो वो इतने सारे लोग 19 दिन में ना मार पाते, इतनी सारी अहोक्षणी सेनाओं का नाश ना होता, और जो नुकसान था, जो विनाश था, जो विध्वंस था, वो विध्वंस बहुत छोटे स्केल पर रहता। एक नाखून की गति ने, एक नाखून की बढ़त ने, एक पत्थर से पत्थर टकराने की वजह से जो हथियार हमारे हाथ में आया, उसी हथियार ने क्या से क्या बना दिया इंसान को। बीच में जो हमने एक बात कही थी कि हथियारों के निर्माण की वजह से और भी कई सारे निर्माण हुए। मानव के इतिहास में जब हम आग के निर्माण की बात करते हैं तो हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि इंसान ने पत्थर से पत्थर टकराना शुरू क्यों किया था। इंसान ने पत्थर से पत्थर टकराना हथियार बनाने की वजह से शुरू किया। जब वो हथियार बनाने की प्रणाली में शुरू हुआ तो उसने पत्थर से पत्थर रगड़ा, और जिन पत्थर से पत्थर रगड़ा तो आग का निर्माण हुआ। उस आग ने रात को जरूर इंसान को सुरक्षित कर दिया, लेकिन दिन के अंदर वो सुरक्षित नहीं था। दिन के अंदर उसकी सुरक्षा उसके हथियार करते थे, जो पैने पत्थर उसके पास थे। आज वही इंसान है, आज भी इंसान के अंदर कोई ज्यादा सा बदलाव नहीं आया है। अगर आप इस चीज को बदलाव मानते हैं कि हम यहाँ पे उजले कपड़े पहनने लग गए, हम यहाँ पे ठीक ठाक से कुर्सियां बना के बैठने लग गए, हम यहाँ पे बातें करने लग गए हैं, बातें हम उस वक्त भी करते थे, तो ये पूर्ण विकास नहीं माना जाता। हाँ, आज ऊर्जा की जरूरतें हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और बहुत जल्दी ही हमें ये ग्रह भी छोड़ना होगा। शायद हम इस ग्रह पर आए भी कहीं और से ही है। ये ग्रह हमारे रहने लायक भी नहीं है।
बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो है वहाँ रहने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और बिना ऊर्जा खर्च किए वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। पूरा यूरोप इस चीज़ का गवाह है, कनाडा इस चीज़ का गवाह है, रशिया का जो इलाका है वो इस चीज़ का गवाह है, चीन के अंदर बहुत बड़ा इलाका इस चीज़ का गवाह है कि हम अपनी ज़रूरतों को, हम अपने साधारण हमारा जो एक अनुकूल वातावरण है वो जीव अनुकूल वातावरण वहाँ पर नहीं है, खास करके मानव के अनुकूल वातावरण वहाँ पर नहीं है। ये संसाधनों की वजह से, ये विज्ञान की वजह से, ये हमारी कल्पनाओं की वजह से हम वहाँ पर रहना मुमकिन कर पाए हैं। जब पत्थर से पत्थर भिड़ाकर मैं हथियार बना रहा था तो मुझसे बन गया एक आग का आविष्कार, और उसी दौरान मुझसे बनते हैं गोल गोल पत्थर, क्योंकि हर पत्थर को उतनी सटीकता से मैं नहीं तोड़ पाता था। तो जब मैं उतनी सटीकता से नहीं तोड़ पाता था तो उस असटीकता की वजह से कुछ एक गोलाई के रूप में जो पत्थर आए, तो मैंने उन पत्थरों से धीरे धीरे सीखा अपने सामान को ढोना, कि ये मेरे काम में आ सकते हैं। और उन्हीं हथियारों के दम पे मैंने पशुओं को बनाया पालतू। और मैं इतना कमजोर था कि पालतू पशुओं को मैंने पालतू बोला, बाकियों को मैंने जंगली बोलना शुरू कर दिया। मतलब जो आजाद पशु थे, आजाद पशुओं को मैंने जंगली बोलना शुरू कर दिया, और जिन पशुओं को मैं गुलाम बनाने में सफल हो गया उनको मैंने घरेलू बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूरी की पूरी परिभाषाएं बदल दी। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में हथियार था, और आज भी उसी आदमी की चलती है जिसके हाथ में हथियार होता है। आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन 5 के प्लेन्स की। अभी भारत में जो एयर शो चल रहा था, डिफेंस एयर शो, डिफेंस एयर एक्सपो, तो उसके अंदर अलग 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 हथियार दिखाए जा रहे हैं कि उड़ते हुए भी नखून मार सकते हो आप किसी को। उड़ते हुए एकदम से आप मिसाइल दबाओगे, वो मिसाइल किसी की पकड़ में नहीं आएगी। वो एक तरह से उन्नत रूपांतरण ही है हमारी हिंसक प्रवृत्ति का और हमारे नाखूनों का। बीच बीच में बहुत सारे संत महात्मा देवता लोग ऐसे आए जिन्होंने हमें इस प्रवृत्ति से ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे काम किए, और वही लोग भगवान कहलाए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये प्रवृत्ति आदमी की मूल प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन आदमी के लिए ये सही प्रवृत्ति नहीं है। अगर इंसान का आज भी इंसान अपना ये हिंसा का बर्ताव, हिंसा का व्यवहार कुछ दिनों के लिए त्याग दे, तो मात्र हमारा जो मिलिट्री के ऊपर इस वक्त पे दुनिया भर का जो बजट है, वो 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया की गरीबी को धो सकता है। मात्र 1 साल के अंदर हमारी दुनिया में कोई गरीब नहीं बचेगा। मात्र 1 साल के अंदर अंदर हमारे सबके पास वो सारे संसाधन होंगे जिन संसाधनों के लिए आज हमारी कई कई पुश्तें कमाती रहती हैं। बहुत सारा हिस्सा हमारा एक दूसरे से सुरक्षा देने पर ही लग जाता है। भारत पाकिस्तान से सुरक्षा चाहता है, पाकिस्तान भारत से सुरक्षा चाहता है, अमेरिका सबसे सुरक्षा चाहता है, सब अमेरिका से सुरक्षा चाहते हैं, यूक्रेन रूस से सुरक्षा चाहता है, इसराइल गजा से सुरक्षा चाहता है, और इसके ऊपर बहुत सारी पूंजी खर्च हो रही है। तो जो आदमी, जो भी महात्मा, जो भी महान संत, जो भी परमात्मा का अंश ये बात समझ के और दूसरों को ये बात समझाने में काबिल हो जाता है, सक्षम हो जाता है कि कुछ दिनों के लिए रुको। हमेशा के लिए तो कोई भी नहीं रुक सकता। क्या राम की बातें मान के हमने लड़ना छोड़ दिया? नहीं, एक वक्त आया कि हम नहीं लड़े लेकिन दूसरे लड़े। क्या बुद्ध की बातें मानकर हमने लड़ना छोड़ दिया? नहीं, एक वक्त आया जब हम नहीं लड़े, दूसरे लड़े। तो कई बार आपको अपनी सुरक्षा के लिए फिर लड़ना पड़ता है, और आप ना चाहते हुए भी अपनी पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर डालने लग जाते हैं जहां से कुछ नहीं निकलना है। भगवान इसी का नाम है कि आप अपनी मूल प्रवृत्ति के ऊपर काबिज होकर शांति की तरफ अग्रसर हो जाओ। मोक्ष इसी का नाम है कि आप अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़कर शांत रहने लग जाओ। ध्यान इसी का नाम है कि आप अपनी मूल प्रवृत्ति हिंसा को छोड़कर ध्यान मगन शांत रहने लग जाओ। इंसान को अगर हिंसा के सिवाय कुछ और चीज पसंद है तो वो है सेक्स। लेकिन सेक्स के बारे में बातें करना मना है, सेक्स के बारे में बातें करना पाप है, सेक्स के बारे में बातें करना गुनाह है। तो सेक्स के बारे में हम भी बातें नहीं करेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, मेरे लिए वो सारी बातें बहुत अनूठी हैं। मेरे लिए वो सारी बातें बहुत प्यारी हैं। वो उतनी ही प्यारी हैं जितनी प्यारी मेरे लिए आप सब हैं। तो मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने ये बातें यहाँ तक सुनी। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने ये बातें यहाँ तक सुनी हैं तो आप ये बातें औरों को भी सुनाएं।
ताकि कम से कम इसको सुनने वाला अपने हृदय के अंदर शांति को ग्रहण कर सके, कम से कम इसको सुनने वाला अपने हृदय के अंदर उस मोक्ष को ग्रहण कर सके, कम से कम इसको सुनने वाला अपने हृदय के अंदर ध्यान को ग्रहण कर सके। ध्यान का मतलब जंगलों में जाके तपस्या करना नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जो कहीं पर भी घटित हो सकती है। जहां पर आपको समझ में आ गया वहीं पर ध्यान घटित हो गया। तो आइए ध्यान करते हैं। दैनिक अंगारा के अगले अंक में फिर से मैं आपसे मिलूंगा। नमस्कार।